विभाग अध्यक्ष हैं और वहाँ पे थिएटर और ड्रामा डिपार्टमेंट को देखते हैं और साथ यहाँ पे बहुत सारी किताबें लिखी है। तो चलिए हिमांशु भाई से मिलते हैं सबसे पहले। हिमांशु भाई नमस्कार। हिमांशु भाई नमस्कार, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपका माइक बंद है शायद। जी आवाज आ रही गोविंद भाई। जी जी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिमांशु भाई। आज जी नमस्कार भाई, नमस्कार। आपने समय दिया है हमें कि हम लोग बैठ के बातें कर पाए। जी जी, तो मैं अपने दूसरे मेहमान को भी आमंत्रित करता हूँ जिनका नाम गगन मिश्रा है। आप राजस्थान से हैं और आपको बिस्मिल्लाह खां अवार्ड लाइट डिजाइन में मिला हुआ है और आप लगातार पूरे भारत में घूम घूम के लाइट डिजाइन करते हैं, संस्थाओं के साथ करते हैं। उनका अपना ग्रुप है जिसमें वो एज ए लाइट डिजाइनर काम करते हैं। तो गगन भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है वो थिएटर डे के उपलक्ष्य में आज के प्रोग्राम में। थैंक यू गोविंद भाई, थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है। हमारे थैंक यू चौथे जो मेहमान है वो विपिन मेहमान है, जिनको अभी भी बिस्मिल्लाह खां अवार्ड मिला है एक्टिंग के लिए। और आप लगातार घूम घूम के पूरे भारत में अभिनय करते हैं, अभिनय सिखाते हैं। आपने एनएसडी भी किया है और मैंने देखा इनका पूरा स्ट्रगल लगातार काफी सालों से लगे हुए थिएटर के लिए और कभी इनका काम रुकता नहीं। लगातार एक नाटक खत्म होता है तो दूसरा शुरू होता है, फिर तीसरा शुरू होता है और निर्देशन भी करते हैं। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना मतलब हम ऐसे 3 लोगों को बुलाएं जो यंग भी है और साथ में लगातार काम कर रहे हैं और नई चीजें और नए लोग पैदा कर रहे हैं रंगमंच में। वर्ल्ड थिएटर डे का भी मकसद यही रहा है कि समाज और सोसाइटी को कैसे अच्छा बनाया जाए और कैसे थिएटर मददगार होता है लोगों की जिंदगी में। और हर साल वो एक मैसेज भी निकालते हैं। इस साल भी मैसेज निकला है जॉन फोर्सेस का, जो नॉर्वे से है, प्ले राइटर है और उनको नोबेल प्राइज भी मिला है। तो उसके बारे में कल लोग पढ़ ही लेंगे। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग बैठ के बातें करें कि रंगमंच में तकनीकी सपोर्ट होने से क्या फायदे हैं, क्या उसके फायदे नहीं हो पाते, किस तरह की दिक्कतें आती हैं। तो उसके लिए हमने सोचा कि एक निर्देशक जैसे हिमांशु भाई है और विपिन जी और गगन जी जो लाइट डिजाइनर, विपिन जी अभिनेता है, तो कितना कारगर होता है। तो हमने आज का टॉपिक रखा था कि लाइट डिजाइनिंग कितना सपोर्ट करती है। तो मैं सिर्फ जानना चाहूंगा प्रकाश परिकल्पना की जरूरत आज की स्थिति में कितनी है और क्यों है ये। और मैं चाहूंगा कि हिमांशु भाई इस पे शुरू करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि हिमांशु भाई निर्देशक है, वो कैसे सोचते हैं, कैसे मददगार होता है मतलब लाइट डिजाइन। जी सबसे पहले सभी को नमस्कार करता हूँ और आपके जितने भी दर्शक वृंद हैं उनको प्रणाम करता हूँ। विशेष रूप से साथ में गोविंद भाई का आभार, गगन भाई, विपिन भाई को नमस्कार। तो मैं क्षमा चाहता हूँ, एक्चुअली इस समय राष्ट्रीय युवा उत्सव हेतु लुधियाना में हूँ और तकनीकी ज्ञान के अभाव के और तकनीकी कार्यों में दक्षता न होने के कारण और कोई इस समय सहयोगी भी नहीं है, इसलिए वाणी के माध्यम से मैं आपसे जुड़ रहा हूँ लेकिन साक्षात्कार दिख नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाह रहा हूँ। मैं आग्रह करता हूँ एक बार गोविंद भाई से एक बार अपना सवाल फिर से रिपीट कर दें और पुनः सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल, ये प्रश्न सभी के लिए बारी बारी से सभी लोग बोलेंगे कि मतलब जिस समय में हम लोग हैं आजकल, कोई भी नाटक कीजिए, कोई परफॉर्मेंस कीजिए तो प्रकाश परिकल्पना या प्रकाश बहुत जरूरी चीज हो गया है, इंपॉर्टेंट कड़ी हो गया है। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि प्रकाश परिकल्पना की जरूरत आज की स्थिति में कितनी है, क्यों है ना? देखिए प्रकाश परिकल्पना की जरूरत न केवल आज है बल्कि बहुत एक लंबे अरसे से रही है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर
भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की सर्जना की और उसके विविध पक्षों को लेकर उन्होंने कार्य किया। और प्रकाश उस समय किसी और रूप में था जिस समय हम आज देख रहे हैं। टेक्निकल लाइट का जो कंसेप्ट है, पहले मशालों के माध्यम से थी, लेकिन अगर उस समय विस्तार से भी कुछ न कुछ चीज होती तो भरत मुनि उसका भी एक निश्चित रूप से बहुत विस्तृत वर्णन करते और विस्तार पूर्वक उसको डिस्क्राइब करते कि लाइट की एक सतत प्रक्रिया होती है। जहां तक मेरा अनुभव कि तकनीकी रूप से समाज लगातार बढ़ रहा है, तकनीकी रूप से लगातार समाज में परिवर्तन आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है रंगमंच में भी तकनीक का बहुत लगातार इस्तेमाल हो रहा है और उसमें प्रकाश परिकल्पना एक महत्वपूर्ण पक्ष है। जो बड़े-बड़े डिमर, बड़ी-बड़ी लाइटें, बड़े-बड़े हैलोजन और बड़ी-बड़े कंसोल होते थे, आज वो बड़े छोटे रूप में आ गए हैं। तो लगातार एक तकनीकी पक्ष में परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं एक रंगमंच नाटकीयता, प्रकाशबिंब, उसकी दृश्य संयोजना, उनको लेकर भी लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। और जहां तक जैसा आज मैं देख रहा हूं, एक समय था जब नाटक 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे का होता था। आज भी नाटक लगभग एक कैप्सूल की तरह हो रहे हैं। 1 घंटा 20-20 की तरह हो रहे हैं, 45 मिनट की तरह हो रहे हैं। आज यूथ फेस्टिवल में नाटक होते हैं और उनमें कुछ ऐसी चीजें होती है जिससे दर्शक एकदम बंध जाए, जिससे दर्शक एकदम चमत्कृत भी हो जाए। मतलब नाटक और तथ्य का जो प्रभाव है वो तो जाए, अभिनेता का जो इफेक्ट है वो भी जाए, लेकिन उसके अलावा जो थोड़ा-सा वाव फैक्टर है, जो थोड़ा-सा एक इल्यूजन क्रिएट हो जाए, एक मतलब एक चमत्कृत भी हो दर्शक, वो कहीं न कहीं तकनीकी पक्ष में प्रकाश और इन चीज़ों से हम लोग पैदा करते हैं निर्देशक के रूप में। तो वर्तमान समय में लगातार प्रकाश की जो परिकल्पनाएँ हैं, उसका जो प्रयोग है, उसके जो तरीके हैं वो बदले हैं। लगातार उनका तरीका बदल रहा है और बहुत महत्वपूर्ण तरीके से वो इस्तेमाल हो रहे हैं। और लगातार एक नई रचना प्रक्रिया के अंतर्गत प्रकाश संयोजन हो रहा है। आप तो विशेष रूप से लाइट के एक परिपक्व विद्वान हैं और आप नाट्य और नृत्य दोनों संरचनाओं में प्रकाश परिकल्पना करते हैं। आप देखेंगे कि डांस के जो कथक के मूवमेंट्स हैं या क्रिएटिव डांस की कोरियोग्राफी है, उसमें भी बहुत ज्यादा रचनात्मक बिंब और रचनात्मक एक दृश्य अगर पैदा करना है तो हम प्रकाश का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वर्तमान समय में रंगमंच की चाहे संगीत विधा हो, नृत्य विधा हो, नाट्य विधा हो, लोक की कोई विधा हो, कहीं ना कहीं प्रकाश के विभिन्न भिन्न पक्षों का प्रयोग करके उनको रचनात्मक रूप से प्रयोग करके प्रस्तुतियों को बहुत आकर्षक बनाया जा रहा है। और मुझे लग रहा है ये एक सतत प्रक्रिया है, लगातार आने वाले समय में और नवीन और प्रयोगात्मक होता चला जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। आपकी आवाज नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि मतलब आपके समय में एक इम्पोर्टेंट कड़ी बनता जा रहा है लाइट परिकल्पना, क्योंकि अब देखने का तरीका बदल गया है। तो इसी कड़ी में मैं विपिन भाई से बात करना चाहूंगा। विपिन भाई क्या इस बात को लेके वो कैसे सोचते हैं एज अभिनेता कि कितना मदद करता है लाइट एक अभिनेता को और किस तरह से मदद करता है? जी जी गोविंद भाई, मुझे लगता है कि प्रकाश जो है वो सृष्टि के शुरुआत से ही बड़ा ही महत्वपूर्ण हमारे लिए रहा है। वो केवल मंच तक ही सीमित नहीं है, पूरी सृष्टि उसी से ऊर्जा से चलती है। जब तक प्रकाश नहीं होता, रात के अंधेरे में बहुत सारी चीजें थम जाती हैं। तो किसी भी चीज को गति देने के लिए, किसी भी जीवन को गति देने के लिए प्रकाश एक बड़ी महत्वपूर्ण ऊर्जा है, एक स्रोत है। उसी तरह से मंच के ऊपर नाटक के लिए या अभिनेता के लिए, नाटक के कार्य व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए उसका जो मेन इमोशन होता है, उसकी जो संवेदना होती है हर दृश्य की,
उसको बढ़ाने के लिए, उसको दर्शकों तक पहुंचाने के लिए प्रकाश परिकल्पना की हमेशा से जरूरत रही है। और खासकर प्रकाश जो है वो नाटक के दृश्यों को एस्थेटिकली सुंदर कितना बना सकता है, या अगर हमें सिर्फ सुंदरता को ही नहीं लेना, उस खास दृश्य में जो भी कोई रस है उसको उकेरना है, तो उसके लिए प्रकाश संयोजन ही जो है वो काम में आता है। तभी जाकर नाटक का जो तत्व है, नाटक के जो बिंदु हैं वो उभर कर ऑडियंस तक पहुंच पाते हैं। और एक अभिनेता के लिए तो ये जरूरी हो जाता है, जैसे कि हमारी ट्रेनिंग होती है, हमारी जो शिक्षा हमें दी जाती है, कि आपको प्रकाश को कैसे उसके साथ अपना सामंजस्य बनाना है। और एक अभिनेता को ये पता होना चाहिए कि किस मूवमेंट के ऊपर कौन सा दृश्य जो चल रहा है उसके हिसाब से कौन सी लाइट आप किस तरह से लेंगे। तो ये प्रकाश परिकल्पना तो हमेशा से जरूरी रही है। और आजकल तो नए नए प्रयोग भी होने लगे हैं, कितनी सारे लाइट्स हर रोज इन्वेंट होती जा रही हैं। खास करके आजकल जो दौर चल रहा है उसमें एलईडी बहुत यूज की जा रही है, क्योंकि उसमें ये माना जाता है कि उसमें जो ऊर्जा जो बनती है वो कम हीट जनरेट करती है, तो जिसके कारण जो है वो उसका इस्तेमाल ज्यादा बढ़ गया है। और उसमें कई सारे आपको कलर्स जो है वो एक साथ मिल जाते हैं, जिससे ज्यादा लाइट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप उन्हीं में अपने क्या कहते हैं रचनात्मकता तो को खेल सकते हैं। और उसके साथ साथ आप जो है वो कम साधनों में जो है वो उस लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका जो है वो फाइनेंस का भी जो खर्चा है जो है वो कंट्रोल रहता है। तो प्रकाश परिकल्पना जो है वो आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी जब सृष्टि शुरू हुई होगी, तब प्रकाश की पहली किरण से जो एक जरूरत महसूस हुई होगी वो आज भी उतनी ही जरूरी है, मुझे लगता है। और हाँ, इसको कितनी इंटेंसिटी में लाइट डिजाइनर या निर्देशक जो है वो अपने अपने हिसाब से कल्पना करते हैं सीन की, दृश्य में, वो एक अलग बातचीत का विषय है कि कोई डिजाइनर किस तरह से डिजाइन कर रहा है, वो सिर्फ लाइट दिखाना चाह रहा है या सिर्फ खुद को दिखाना चाह रहा है, ये अलग विषय है। लेकिन प्रकाश परिकल्पना जो है वो हमेशा से एक जरूरी भाग रही है रंगमंच का, और आज के दौर में भी और आगे भी रहेगी ही, मुझे ये लगता है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। प्रकाश परिकल्पना की अगर बात करें तो आपकी बात से मुझे याद आया कि रामायण में भी इसका जिक्र है कि राम जब लंका दहन करके आए थे तो दीपक जलाए गए थे, ऐसा लिखा हुआ है कि दीपक से सजाया गया था पूरे अयोध्या नगरी को। शायद उसी के आधार पे दीपक से अभी दीपावली में सजाया जाता है, इतने सारे दीपक जलाए जाते हैं वहां पे। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। मतलब प्रकाश परिकल्पना बहुत जरूरी विषय है और वो मूड देने के लिए काम आता है, करता है, इस तरह मूड को समझे तो प्रकाश बहुत अहम भूमिका निकालता है। उसी में चलिए आगे बढ़ते हैं। गगन भाई जो हमारे प्रकाश परिकल्पक है, तो गगन भाई की सोच क्या है कि आज के समय में मतलब प्रकाश परिकल्पना कितना इम्पोर्टेंट है? प्रकाश परिकल्पक का नाम भी नहीं लिया जाता वो जगह कि वो इम्पोर्टेंट दिखाई भी और उसको छोड़ भी दिया जाता है आमतौर पे। तो गगन भाई आप बताएं। पहले तो मेरी आवाज आ रही है गोविंद भाई? आ रही है? हाँ, आपकी आवाज पहले तो एक बड़ी बात है गोविंद भाई, क्योंकि आप खुद एक प्रकाश के विशेषज्ञ हैं, प्रैक्टिशनर भी हैं, खुद आप एक प्रोफेसर भी हैं। भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी में आप इस बात के ही प्रशिक्षक और फैसिलिटेटर, आप वहाँ के फैकल्टी हैं, प्रोफेसर हैं, ये बड़ी बात है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आपने पूरा का पूरा डिपार्टमेंट संभाला हुआ है, तो मुझे लगता है कि अगर आपके सामने, तो मुझे लगता है कि बड़ी बात है आपने मतलब हम लोगों का एक सिलेक्शन किया अलग अलग एरिया से कि भाई इस पर डिस्कशन किया जाए। और मुझे लगता है कि मैं तो बहुत सारी चीजें आप से मैंने सीखी है, तो ये खैर बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और आज हम इस मंच पर
हम सबके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, सबको हमारा ये कार्यक्रम जा रहा है, इसके लिए आपको पहले तो रियली मैं बहुत दिल से क्रेडिट देना चाहूंगा। और आपने एक इस श्रृंखला को सोचा कि चलिए 3 आपने अलग अलग एस्पेक्ट, निर्देशक के पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइट डिजाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और चूंकि आप वो सारी चीजें आप खुद में भी हैं, चूंकि आप लिखते भी हैं, आप डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं और डिजाइनर तो आप हैं ही, तो एक बड़ी बात है। अब रही बात ये सवाल की, और चूंकि जैसा कि हिमांशु भाई और विपिन भाई ने भी बताया है कि प्रकाश परिकल्पना का, कि देखिए प्रकाश परिकल्पना मुझे लगता है कि जो अभिनय के जो 4 प्रकार हैं उसमें आर्य की बात अगर आती है तो उसमें लाइट डिजाइनिंग या लाइट जो है, डिजाइनिंग भी छोड़ दीजिए, तो लाइट्स जो है, प्रकाश जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ये वैसे से रोल अदा करता है कि जैसे कि एक अभिनेता होता है किसी भी नाटक में, या कोई नृत्य करने वाला जो है एक नर्तक होता है या कथाकार होता है, वैसे ही उस कार्यक्रम में एक छुपा हुआ जो एक अभिनेता है या अभिनेत्री है, वो प्रकाश परिकल्पना या प्रकाश जो है वो रोल अदा करता है। तो अगर प्रकाश नहीं होगा तो जिसे कहना चाहिए कि आप कि अंधकार की अगर बात करें तो अंधकार का महत्व तो इसीलिए क्योंकि इस दुनिया में प्रकाश है ना, और प्रकाश का महत्व इसलिए है क्योंकि अंधकार भी होता है। अब अगर इन दोनों के बीच की अगर बात करें तो प्रकाश की वही जरूरत होती है क्योंकि हमारे कार्यक्रम को एक विजिबिलिटी देनी होती है। तो सबसे बड़ी बात है कि पहले तो हमें कोई चीज दिखाई दे, उसके लिए हमें प्रकाश की जरूरत होती है। जब उसमें परिकल्पना जुड़ जाती है तो यह माना जाता है कि एक सलीका आ जाता है कि जैसे अभिनेता और अभिनेत्री को एक, जब आप रंगमंच पर किसी कार्यक्रम के लिए या नाटक के लिए अभिनय करते हुए देखते हैं या किसी भी स्क्रीन पर देखते हैं, तो वैसे ही उसकी ये एक संरचना होती है कि लाइट के माध्यम से भी वो चीज जीवंत हो। लाइट क्या होगा, एक सलीका कि लाइट भी एक सलीके से आए, तो उसमें परिकल्पना जुड़ जाती है। ये तो प्रकाश अपने में ही संपूर्ण चीज है। अब परिकल्पना जुड़ते ही वो क्या हो गया, एक सलीका आ गया। तो एक सलीके की बात करें या उसके इस ऐसे पक्ष की कि जो कि शायद दिखाई नहीं देता लेकिन लोगों को फील होता है, तो जब फील होगा तो वो दिखाई भी देगा। तो प्रकाश परिकल्पना या प्रकाश वही चीज है। तो इसलिए प्रकाश परिकल्पना या प्रकाश हमारे हर कार्यक्रम के लिए, हमारे हर दृश्य को उभारने के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। और जो कि हमारे अगर आप, मेरे ख्याल से हिमांशु भाई ने और विपिन भाई ने तो ये बता ही दिया है कि आदिकाल से ये जो चला आ रहा है कि जहां पे प्रकाश हमारी जरूरत भी रही है, और आज के जमाने में चूंकि वो जरूरत ऐसी हो गई कि हमने उसको और मॉडिफाई के बेस पे करते हुए या उसको और एनलार्ज कर दिया है। तो ये इसका एक एडवांस रूप है जिसके अभी थोड़ी देर पहले विपिन भाई और हिमांशु भाई भी बात कर रहे थे। तो अगर हम बेसिक सी बात करें तो प्रकाश और प्रकाश परिकल्पना इन मायनों में उसकी एक वैल्यू बन जाती है या इसलिए उसकी जरूरत होती है। तीनों की बातों से मुझे एक बात और, आप तीनों लोगों की बातों से एक बात और मुझे याद आ रही है कि एक बार मालविका सरुकाई जी ने मुझे लाइट डिजाइन करने के लिए कहा और साथ में ये भी कहा कि वो भरतनाट्यम डांसर है। उन्होंने कहा कि गोविंद जी आप मेरी लाइट कीजिए, और लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि हम पहले जब लाइट करते थे तो हम क्या करते थे, दिया यूज करते थे, उसमें लाइट होता था। अब दुनिया में देखने का तरीका बदला है, चीजें बदल गई है, तो अब उसमें काम नहीं चलेगा। हमें डिजाइनिंग की अब जरूरत है। जब भरतनाट्यम करें, डांस करें तो उसमें डिजाइनिंग एलिमेंट्स आना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि लोगों को देखने का तरीका अलग बन गया है। तो मुझे डिजाइनिंग चाहिए, लेकिन ये भी है कि डिजाइन रहे लेकिन मेरे एक्सप्रेशन ना गायब हो जाए, मेरे भाव ना गायब हो जाए, मेरे कॉस्ट्यूम का कलर ना गायब हो जाए, मेरे कॉस्ट्यूम जैसा बना है वो ना गायब हो जाए, साथ में भी ध्यान। तो वो बात मुझे याद आ गई आप लोगों की बात से कि किसी भी रूप में आज डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। चाहे मॉल में चले जाए, चाहे किसी शहर में चले जाए, कहीं भी जाए तो आपको लाइट के थ्रू ही डिजाइन दिखाई पड़ती है। तो शहर किस तरह से रंगा गया है, किस तरह से लाइट्स लगी। इसी में मतलब दूसरा एक प्रश्न था बड़ा मजेदार जो मेरे जहन में पहुंच रहा था कि हम सब कभी ना कभी किसी ना किसी प्रकाश अभिकल्पक से प्रभावित होते हैं, है ना, जिसको आधार मान के हम चाहते हैं कि हमारा नाटक ऐसा हो, हमारे नाटक
जब हम निर्देशित करते हैं तो इस तरह की डिजाइनिंग होनी चाहिए, या जब अभिनय करते हैं तो हम सोचते हैं कि अरे ये अगर डिजाइन करते तो कमाल हो जाता, मजा आता उनके साथ काम करने में। या जब हम एज ए डिजाइनर काम करते हैं तो उसमें भी ये होता है कि यार हम रतन श्याम की लाइट से प्रभावित है, थोड़ा वो करके देखिए, मजा आता है उस तरह करने में। तो आप सबके पास अपने अपने आइडियल लोग होंगे कि किसी न किसी की लाइट डिजाइन से या किसी न किसी के काम से बड़े प्रभावित हो गए। तो वो कौन है, कौन कौन लोग हैं जिन्होंने आप लोगों को प्रभावित किया, और साथ में किस वजह से प्रभावित किया? क्या स्पेशल देखा या क्या उनके काम में डिजाइनिंग में था, उसके बारे में थोड़ा बताएं। हिमांशु भाई आपसे शुरू करते हैं। जी, मेरी आवाज आ रही है जून भाई? जी, मेरी आवाज आ रही है जून भाई? आपको आवाज आ रही है? जी जी। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर में जब पढ़ रहा था, तो हमारी लाइटिंग की क्लास लेने आए वी रामामूर्ति सर। उस समय उनकी काफी एज थी और दिखाई भी उनको कम देता था संभवतः, और सुनाई तो बिल्कुल कम हो गया था, उनको मशीन वगैरह थी शायद, और बहुत ऊंचा सुनते थे। लेकिन वो जिस ढंग से पढ़ा रहे थे, तो हम लाइट ढंग से देख के, और ये बता देते कि लाइट का ये एंगल है, टच करके ये बता देते कि उसका फील है। तो मतलब हम लोगों को ये कितना प्रभावित किया कि विषय की विशेषज्ञता क्या होती है, कि बस उसके स्पर्श मात्र से बता देना कि इसका भाव क्या है, इसका अभिप्राय क्या है। और मतलब उनके कण कण या कहीं उनकी रोम रोम में वो लाइट थी, तो मतलब सिखाना चाह रहे थे, वो उसको जी रहे थे वास्तव में। तो मुझे ये बहुत प्रभावित किया सबसे ज्यादा। तो उनका जो ट्रेनिंग प्रोसेस है वो मुझे बहुत पसंद आया। हम लोग पढ़ते थे, तापस दा को पढ़ा, उनके लाइट के एंगल्स को रिगार्डिंग पढ़ा, वो बहुत पसंद आया। और हमने जो देखा लाइटिंग के रिगार्डिंग, दौलत वैद सर है, आपकी भी लाइटिंग हम देखते थे, और भी जो बड़े लाइट डिजाइनर थे, उन सबकी लाइट समकालीन दौर में हम देख रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो युवा रंगकर्मी थे, जो हमारे एज के या हमसे आगे थे, वो मुझे ज्यादा प्रभावित कर रहे थे, क्योंकि जो एक दिग्गज और प्रतिष्ठित लोग थे, उनके अनुभव से तो एक मतलब इनके कहें कि एक ऊर्जा और ऐसा आभास होता था कि मतलब ये स्वयं लाइट के देवता है। मतलब जिस ढंग से वीरा सर है या जिस ढंग से वो क्रियाकलाप करते थे, और अपने आप में अद्भुत था। लेकिन चूंकि मैं अभिनय और निर्देशन के रूप में था, तो युवा रंगकर्मी जो प्रयोग कर रहे थे समकालीन दौर में, चाहे आप हो, चाहे राजेंद्र पांचाल भाई का मैंने प्ले देखा था, उनकी जो लाइट किसने डिजाइन की थी मुझे नहीं पता, एक एक चीज को लेके डिजाइन बिंब जो लगा रहे थे, वो मुझे हमेशा प्रभावित करता रहा। लेकिन क्योंकि मेरा विषय बुंदेली स्वांग, लोक नाट्य परंपराएं, संस्कृत थिएटर, इनको लेकर मेरी ज्यादा रुचि थी। और जब मैं ये सोचता भी था, मैं पढ़ रहा था और पढ़ने के दौरान पीएचडी भी कर रहा था, तो मुझे बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर था कि मुझे अपने क्षेत्र में जाके काम करना है। और अपने क्षेत्र में जाके काम करने के बाद वही स्थिति हुई जिसका मैं मूल्यांकन कर रहा था, कि वहां 4 लाइट नहीं होंगी, पार नहीं मिलेगी, फॉग मशीन नहीं होगी, एलईडी नहीं होगी, जनरल हेलोजन होगा। ऐसी स्थितियों में मैं कैसे लाइट करूंगा, कम संसाधनों में कैसे अपना बजट बना के नाटक का बहुत अच्छा स्वरूप निर्धारित कर पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं जो नवीन युवा लोग थे, जो समय प्रयोग कर रहे थे, कम से कम लाइटों में आप कैसे कैसे, चाहे वो टॉर्च का इस्तेमाल हो, चाहे वो लालटेन का इस्तेमाल हो, चाहे वो देसी लाइट बना लेना हो, या चाहे देसी कमर बना लेना, उन चीजों ने मुझे बहुत आकर्षित किया। और निश्चित रूप से ग्वालियर बुंदेलखंड आने के बाद मैंने वही प्रयोग किए और लगातार उनको लेकर मैं काम करता रहा, और कहीं ना कहीं वो एक नए रूप में परिलक्षित हुए। तो मैं कहूँ कि मेरी जो ट्रेनिंग में जो सीनियर लाइट के दिग्गज रहे हैं, उनका प्रभाव, उनका आशीर्वाद रहा। और नए जो युवा लोग थे, आप भी शामिल हैं, जिनके नाटक मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयों में देखे, और अलग अलग इंस्टीट्यूशन में या फेस्टिवल्स में जो प्ले होते थे, उसमें जिस तरह से प्रयोगात्मक रूप से लाइट कर रही थी, वो मुझे तब भी प्रभावित कर रही थी, और वो आज भी प्रभावित कर रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो नए प्रयोग आज भी हो रहे हैं, और जो कहीं ना कहीं सस्ते हैं, सरल है, उपयोगी है,
बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, मुझे ऐसा लगता है। तो बिल्कुल वो अपना सोच है कि मतलब कौन सी चीज कब कैसे प्रभाव डाल जाती है वो पता भी नहीं चलता कि मुझे भी नहीं याद कि कब मैं लाइट से जुड़ गया और किस तरह जुड़ गया, किस तरह मेरा लाइट से संबंध बन गया, समझ में नहीं आया। शायद वो रतन दा का हाथ था या भानु जी का हाथ था, क्योंकि उनके प्ले बचपन में देखते रहे, उसका प्रभाव जी किस तरह से पड़ गया समझ में भी नहीं आया। वो प्रभाव तो है, इसीलिए मैंने ये बात छेड़ी कि मतलब हर किसी का अपना एक प्रभाव होता है और उससे बहुत समय तक वो प्रभावित रहता है। हाँ विपिन भाई, आपसे भी यही प्रश्न है कि आप एज एक्टर किन चीजों से प्रभावित रहे कि लगता था यार ये होते तो और एक्टिंग करने में मजा आता? गोविंद भाई, मेरे तो पहले टीचर आप ही रहे हैं। मुझे याद है कि 2006 या 7 में आप अमृतसर आए थे और हम राजेंद्र जी की वर्कशॉप में तब छात्र थे और हम पहली वर्कशॉप कर रहे थे एनएसडी में। तो मेरा पहला जो अनुभव है वो आप ही के साथ है। हमें भी कुछ तब पता चला था कि लाइट डिजाइनिंग करके भी कोई चीज होती है, वरना हम तो सिर्फ एक्टिंग करने के लिए ही आते हैं। शुरू शुरू में जो भी यंगस्टर्स आते हैं उनको सिर्फ एक्टिंग का ही चाव होता है, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि उसमें लाइट डिजाइनिंग होती है, सेट डिजाइनिंग होती है, कॉस्ट्यूम की एक अपनी एक अलग विधा है। तो ये सब चीजें हमें उस वर्कशॉप से पता चली थी। फिर धीरे धीरे काम करते गए और हम एनएसडी आए। तो एनएसडी में आने के बाद जो मुझे सबसे ज्यादा किसी डिजाइनर ने, लाइट डिजाइनर ने प्रभावित किया, वो हमारे सौती चक्रवर्ती सर थे। आप दोनों ही बड़े युवा और बड़े ही रचनात्मक शैली में जो है वो लाइट डिजाइन करते हैं। और मुझे लगता है, जो मेरा पर्सनल एज एन एक्टर जो मैं मानता हूं कि अच्छा लाइट डिजाइनर वही होता है जो अपने आप को स्टेज पर छिपा लेता है लाइट में। जो एक जो लाइट को नाटक के लिए एक्टर को सपोर्टिंग सिस्टम के तौर पर ज्यादा काम करता है। जब कोई भी लाइट डिजाइनर ऐसा करता है तो मुझे लगता है कि वो एक बेहतरीन और एक महान कैटेगरी का जो है वो डिजाइनर होता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका काम उस पर्टिकुलर सीन को रेखांकित करना है, उस दृश्य की साइकोलॉजी को रेखांकित करना है, उस अभिनेता की मनोस्थिति को रेखांकित करना है, ना कि अपने आप को अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाना है, जानबूझकर उस पर हावी होना है, या सिर्फ लाइट ही लाइट दिखाओ तो ऐसा लगे कि लोग उनके बारे में ज्यादा डिस्कस करें। लोग करते हैं डिस्कस, लेकिन फिर वो उल्टे वे में उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि सारे सीन दृश्य को उन्होंने अपनी अति जो है वो अतिरंजिता में, लाइटिंग में अतिरंजिता से जो है वो खराब कर दिया। ऐसे कई यंगस्टर हैं जिन्हें मैं आजकल देखता हूं, उन्हें ये बात समझ में नहीं आती कि अभिनेता जरूरी है वहां पर नाटक का कथ्य, जो नाटक का जो संवेदना है वो जरूरी है। आप आप कुछ चकाचौंध वाली लाइटिंग करने के चक्कर में, अपने आप को दिखाने के चक्कर में उस नाटक की आत्मा के साथ खिलवाड़ करने लग जाते हैं। तो इस मामले में मुझे आप तो मेरे शुरू से उस विषय के टीचर भी रहे। उसके बाद साउथी सर ने हमें एनएसडी में पढ़ाया। तो साउथी सर जो है वो मुझे लगता है कि वो इसीलिए इतने क्या कहते हैं, इस विधा में वो प्रसिद्ध हैं या महान कह लीजिए आप उन्हें, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे अपने आप को एज ए लाइट डिजाइनर कैसे छिपाना है। और यही एक अच्छे लाइट डिजाइनर की निशानी है, एक अच्छे किसी भी तरह के डिजाइन की, जो अभिनेता को या जो नाटक को मदद कर रहा हो। तो जैसे अगर मैं बात करूं तानसेन नाटक की, तो तानसेन में जिस खूबसूरती के साथ आपने अपने निर्देशक वाले गुण को छिपा कर रखा था, वही सेम आप लाइटिंग डिजाइन में भी कर सकते हैं। ये बात तो है कि मतलब लाइट, ये बात अभी कुछ दिन पहले मैंने अदिति मंगलदास जी का एक शो किया था। अदिति मंगलदास जी का शो नहीं, रचना यादव जी का। तो अदिति जी ने उसका शो देखा था, उन्होंने ये कहा कि गोविंद उसमें लाइट दिख रही थी, मतलब लाइट नहीं दिखनी चाहिए, मुझे डांस देखने गई तो मुझे डांस दिखाओ। लाइट अगर दिख गई तो फिर डांस नहीं दिखा, डांस नहीं दिखा तो लाइट का मतलब क्या है? हम लाइट शो देखने थोड़ी गए। बिल्कुल सही बात है।
हाँ बोले, कुछ बोल रहे थे आप। हाँ, गगन भाई हमारे आउटपुट को ले आता हूँ। अच्छा, अभी गगन भाई नहीं है, कुछ हुआ है। तो बिल्कुल आप सही बात कर रहे थे विपिन, लेकिन एक बात और है इसमें कि मतलब ये भी था कि एक मन में होता है ना कि इनकी लाइट डिजाइन होती है और मैं इसमें काम करता तो बड़ा मजा आता, और ये बड़े आइडियल है। तो क्या वो साउथीदा है जिनके उसमें, लेकिन उसमें तो आपने कई बार काम किया है उनके साथ, साउथीदा के साथ, और कोई ऐसा कुछ? और मैं क्या कहते हैं, एक्चुअली क्या है कि जब मैं नाटक कर रहा होता हूं तो अभी तक एनएसडी के अलावा मुझे किसी भी ज्यादातर बड़े लाइट डिजाइनर के साथ काम करने का मौका नहीं मिला। तो जितने भी मिले मुझे युवा लाइट डिजाइनर मिले, उसमें से कुछ अच्छे भी हैं और कुछ अपनी उम्र के हिसाब से रिएक्ट करने वाले लोग भी हैं कि उन्हें लगता है कि अभी उनका अनुभव उतना है कि वो सिर्फ अपने आप को दिखाने की जद्दोजहद में रहते हैं। तो इसलिए मैं ये कुछ खुल के कह नहीं सकता कि मैं साउथी सर के अलावा और किसके साथ एज ए लाइट डिजाइनर अपने आप को सोचता हूँ मतलब एक्टिंग करने के लिए। तो इसके बारे में मैं कुछ ज्यादा स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है कि और काम करते 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 कुछ मेरे क्या कहते हैं मानसिक पटल पर कुछ चीजें उकेरित हों तो मैं इसके बारे में कुछ सोचना शुरू करूं कि मैं किस लाइट डिजाइनर के साथ जो है काम करके अपने अभिनय को और एक अलग लेवल पे लेके जा सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं तो हमेशा बहुत सारे लोगों से प्रभावित रहा, मेरे काम में प्रभाव दिखता भी है। मतलब अगर जी मैं हमारे दो रतन राम जी भी थे, जिनकी लाइट डिजाइन हमेशा मुझे प्रभावित की है। हमेशा जी लगता था कि कैसे ऐसे बना देते हैं जो पेंटिंग जैसी लगती है। कुछ फिल्में भी हैं जिनको देख के हमेशा लगा कि इसका हर फ्रेम जो है ऐसा लगता है कि बिल्कुल फोटो इमेज बना रहा है। तो ऐसी जी फोटो इमेज कैसे क्रिएट की जा सकती है। बहुत सारे काम रहे जिन्होंने प्रभाव डाला, और अभी भी प्रभाव है, प्रभाव तो कभी निकलता नहीं, प्रभाव हमेशा जी रहता है, जिसको आधार बना के आप काम करते रहते हैं, काम को बढ़ाते रहते हैं। तो अभी गगन भाई शायद हमारे बीच में सिग्नल की वजह से नहीं है, वो आ जाएंगे। तब तक हिमांशु भाई, जब आप काम करते हैं तो मतलब जी डिजाइन को मतलब किस तरह से मतलब देखते हैं और किस तरह से सोचते हैं, मतलब प्रकाश को, कि मतलब आपका मेन सोच कैसा, क्योंकि प्रकाश में कुछ दिखना तो असंभव है। तो जब आप प्ले निर्देशन करते हैं तो आपके लिए प्रकाश कैसा होता है, कैसे दिखाई पड़ता है, किस तरह से आप उसको साथ लेके चलते हैं? जी मैं बेसिकली, अगर मैं एक तो विपिन भाई बहुत बढ़िया बात कर रहे थे, तो मुझे भी याद आया कि मैं, हाँ, साउथी दादा का नाम लेना भूल गया। मुझे भी मैं काम से प्रभावित जी था, और मुझे जो मेरे टीचर थे प्रोफेसर महेंद्र कुमार, बेसिकली वो डिजाइनर है, लेकिन वो भी जब अपने नाटक तुगलक हो या गगन में थाल या जो भी उन्होंने नाटक किए और मैंने उनके साथ काम किया, उसमें वो जिस ढंग से लाइट डिजाइन करवाते थे और वो सिखाते थे, वो भी मुझे बहुत प्रभावित करता था, उनकी नई नई तकनीक और एक बेसिक कंसेप्ट जो चलते थे, चाहे उसमें विजिबिलिटी हो और सारी चीजों के लिए वो काम करते थे। जैसा गोविंद भाई आपने कहा कि, हेलो जी हिमांशु भाई, बताएं बताएं। जी, हाँ हाँ, क्या आप रिपीट करेंगे गोविंद भाई? एक्चुअली थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया, जी एक बार सवाल रिपीट करेंगे, थोड़ा सा मैंने बस डिस्टर्बेंस इतना आ गया। पूछा था कि जब आप प्ले डायरेक्शन करते हैं तो जी लाइट को आप कैसे लेके चलते हैं, मतलब लाइट का स्वरूप जी कैसा होता है, कैसे हाँ, सोचते हैं आप, कैसे गोविंद गाइड भाई, करते हैं मूल अपने रूप से मेरे नाटक जो हैं, जी जी जी, मेरे नाटक जो है वो ज्यादातर बुंदेलखंड की लोक नाट्य परंपरा, जिसमें स्वांग का पक्ष थोड़ा ज्यादा है, सांगीतिक नृत्य परंपरा, इनको लेके ज्यादा है। मेरे ज्यादातर अगर 100% में से आप 90% नाटक देखेंगे तो संगीत, नृत्य, गायन, लोक नाट्य परंपरा, और इसके अलावा संस्कृत की भी नाट्य शास्त्रीय जो शैली है, चाहे वो पूर्व रंग विधान हो, भरतवाक्य हो, और रंगमंच की जो पूरी सांगीतिक परंपरा, उसको लेकर मैं बहुत ज्यादा काम करता हूँ। म्यूजिक ओरिएंटेड मेरे रहते हैं। तो पहला तो मेरा कंसर्न यही रहता है कि जो विषय है वो बहुत रोचक, रंजक और सांगीतिक रूप से प्रस्तुत हो, मतलब दर्शक को
अपना दिमाग बहुत ज्यादा ना लगाना पड़े और वो बहुत चिंतन और टेंस होकर ना बैठे कि यार इसमें अब मुझे क्या सोचना है। गीत और संगीत के माध्यम से इतना लय प्रधान हो, इतना कसा हुआ प्रोडक्शन हो कि एक दृश्य में वो एक दुनिया में हो, दूसरे दृश्य में वो दूसरी दुनिया में। तो मैं प्रकाश या जो अन्य भी सेट और जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उनको इस ढंग से प्रयोग करने की कोशिश करता हूं अपने नाटक में कि वो उसकी खूबसूरती को बहुत ज्यादा बढ़ा दे। कि जैसे बुंदेलखंड विद्रोह में अगर नाटक कर रहा हूं तो मूल रूप से बुंदेलखंड की स्वांग और गीत परंपरा पर आधारित है। इसमें आल्हा, गौरता, बधाई, राई, कांगड़ा गायन, ये सब मैंने उसमें रखा। फिर उसमें अखाड़ा परंपरा रखी और कथा वचन शैली रखी। ये उसके कथ्य का डिजाइन था। स्क्रिप्टिंग भी ऐसे थी जिसमें बीच में पद्यात्मक आ रहे हैं, लेकिन बीच में कभी फाइटिंग का दृश्य है, कभी वैसा दृश्य है। पूरा इफेक्टिवली ये देखता था कि वो दृश्य और ज्यादा कैसे विजुअली बहुत महत्वपूर्ण बन जाए। दूसरा, चूंकि मेरे नाटक ना केवल शहरी या बड़े शहरों के अलावा ग्रामीण अंचलों में भी बहुत होते हैं और मैं कोशिश भी करता हूँ कि जन जन तक मेरे नाटक पहुंचे। मतलब जीत है ग्वालियर में केंद्रीय विद्यालय जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग, जहाँ पे लगभग मैं 8 साल से टीचर्स को पढ़ा रहा हूँ, जिसमें बीएड और वो केंद्रीय विद्यालय के टीचर्स आते हैं। तो उनके डायरेक्टर बहुत प्रभावित हुए लेक्चर से, लेकिन मैंने अपने लिए एक टारगेट सेट किया कि जब भी इनको लेक्चर देने जाऊंगा एक इनको नाटक जरूर दिखाऊंगा। पढ़ा कितना भी लोग, जब तक इनको दिखाओ नहीं तब तक वो नाटक के मूल भाव को नहीं समझ पाएंगे, फिर बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। तो मैं अपने जितने नाटक बड़े प्रोडक्शन में तैयार की वो छोटे लेवल पे भी आधा घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, 45 मिनट का डिजाइन किया। तो मैं ये देखता हूँ कम से कम लाइट में, कम से कम प्रभाव में, कम से कम संसाधन में ये कितना इफेक्टिव हो सकता है। तो मैं अपने नाटक डिजाइन करते वक्त ये भी ध्यान देता हूँ कि जहां बिल्कुल लाइट नहीं है, सूरज की रोशनी में करना है तो मैं इसको कैसे खेलूंगा, और अगर मेरे पास 2-4 लाइटें हैं तो मैं कैसे इफेक्टिवली खेलूंगा। अगर मेरे पास भरपूर संसाधन है, संगीत नाटक अकादमी का केरल में शो है लाखा अवार्ड मिलने के बाद, तो मैं इसको कैसे खेलूंगा। तो मैं प्रकाश संयोजन को रिजिड माध्यम से नहीं करता कि जब तक मेरे पास ये चीजें नहीं होंगी मैं अपने नाटक को नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास 10 लाइटें हो तो मैं अपने नाटक को उतना ही प्रभावशाली बनाने की कोशिश करूंगा, और मेरे पास 100 लाइटें हो तो उतना ही प्रभाव बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मेरा प्रयास ये रहेगा कि नाटक का जो मूल भाव, नाटक का जो आनंद, नाटक की रसानुभूति प्रकाश में ना खो जाए। प्रकाश उसको और ज्यादा एनरिच कर दे और वो मुझे हर माध्यम में सपोर्ट करे। ये मेरा मुख्य रहता है कि मैं हर दृश्य में, हर परंपरा में, हर तरीके में, नुक्कड़ चौराहे पर योजना बनी तो स्टूडियो थिएटर में ही करना है, हर प्रकार से उसको बहुत कुछ संसाधन में डिजाइन करके उसको खेल पाऊं जिससे नाटक बहुत आनंद केंद्रित हो। ये मेरा प्रयास है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि मतलब लाइफ कैसे बहुत इम्पैक्टफुल हो सकती है, सुंदर हो सकती है, और साथ में कम लाइट में कैसे नाटक बनाया जा सकता है। क्योंकि नाटक का उद्देश्य एक शो करना तो नहीं है, एक शो करके खत्म करना तो नहीं है। निर्देशक हमेशा चाहता है उसके बहुत सारे शोज हो, तो बहुत सारे शोज के लिए ये भी सोचना बहुत जरूरी है कि भैया कम लाइट हो, सुंदर हो, मीनिंगफुल हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट सोच है, ये तो चाहिए आज के समय में, क्योंकि बहुत लाइट होगी तो उसके खर्चे भी बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसलिए गोविंद भाई लगभग मैंने कोई भी नाटक अपना किया उसको लगभग मैंने 25 से 30 शो किए हैं उसके, और मैं एक बार डिजाइन करता हूँ उसको 1.5 घंटे में भी होता है। और वो यूथ फेस्टिवल में अगर लेके आया हूँ वही संस्कृत नाटक जो 2.5 घंटे मैंने महावीर कीर्तन किया, संस्कृत भाषा में किया, और वही यूथ फेस्टिवल में आधा घंटे में भी कर देता हूँ। उसी ढंग से मैं प्रकाश को देखता हूँ अपने नाटकों में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वहां तो कम समय होता है, वहां तो समय भी नहीं होता आपके पास। मतलब 15 मिनट 10 मिनट लाइट सेटअप करनी है और उसी समय में, मतलब उस समय उतनी देर में डिजाइन कर देना है पूरा। बिल्कुल। तो वो तो और भी चैलेंज वाली बात है वहां पे, तो और चैलेंज के घेरे में होता है इंसान
कि उतने देर में लाइट भी दिखनी है, सब कुछ दिखना है, डिजाइन भी दिखना है, नाटक का मीनिंग भी निकालना है, विषय भी निकालना है, सब कुछ निकालना है। बिल्कुल भाई, तो बिल्कुल। वहां अलग तरह की सोच रखनी पड़ती है। गगन भाई बीच में चले गए थे, तो गगन भाई आप बताएं कि मतलब आप किससे प्रभावित रहे, किस तरह से प्रभावित रहे, आपका काम किन लोगों से जुड़ता है, इसके बारे में आप बताएं। हाँ, एक मिनट प्रवीण भाई। हाँ, मेरी आवाज सही आ रही है? जी जी बिल्कुल। बीच में क्या वो कुछ टेक्निकल इसमें एरर आ गया था तो चूंकि आजकल ऑनलाइन से ज्यादा कभी भी दिक्कत हो जाती है। हाँ, क्योंकि कोरोना काल में तो ये बड़ा सक्सेस हो गया था ऑनलाइन। जब ऑफलाइन हो गया तो वापस से, तो ये बहुत दिनों बाद अपन सब ऑनलाइन आ रहे हैं, तो मुझे कोरोना लगता है काल में तो ये मुख्य माध्यम बन गया था भाई। तो इससे वो बीच में टेक्निकल में चला नहीं गया था, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी इसमें कुछ, तो मैंने कहा जी जी वापस जी। उसको मैंने रिज्वाइन किया। खैर ये मैं, लेकिन आपके विपिन भाई और हिमांशु भाई, मैं बहुत रेगुलर अभी आपको सुन रहा था और लगभग वो सब बड़ी अच्छी बातें हैं, बात सही है। लेकिन चूंकि मैं, गोविंद भाई का पहला सवाल ये था कि किससे प्रभावित हुए, तो देखिए क्या है गोविंद भाई, मैं सही बताऊं और दर्शक जो जुड़े हुए लोग हैं, काफी लोग जानते भी हैं कि मेरी शुरुआत हुई है बाल नाट्य से। मैं करीब 16 से 17 साल की उम्र में जयपुर में बाल नाट्य, हालांकि पहला प्ले मैंने बाल भगवान स्वदेश दीपक जी का कर लिया था, लेकिन तब मैंने 10वीं क्लास अपनी पास की थी और जयपुर के डायरेक्टर हेमंत थपलियाल जी, उसके बाद फिर मैं आदरणीय सरताज माथुर साहब के साथ जवाहर कला केंद्र की चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप से जुड़ा था। और उसके बाद जो है मैं चिल्ड्रंस थिएटर से ही मेरी शुरुआत हुई। चिल्ड्रन थिएटर में क्या हुआ था कि ये बड़ा अच्छा होता था कि वहां काफी सारे ग्रुप होते थे और मुझे मतलब धीरे धीरे अभिनय से ज्यादा मुझे ये दिखता था कि जो स्टेज पर लाल पीली हरी गुलाबी ये जो रंग बिरंगी रोशनी आती है, आ कहां से रही है। तो ये मेरे लिए बड़ा मैजिकल होता था, जादूगरी वाला होता था। और मैं सोचता था यार ये कैसे हो रहा है, मतलब देखिए एक्टर तो दिख रहा है सामने, ये भी समझ में आ रहा है, संगीत देने वाला साइड में कहीं बैठा है या वो जो है वो भी समझ में आ रहा है ना, कॉस्ट्यूम पहनकर एक्टर आ गया वो भी समझ में आ रहा है। लेकिन यार ये जो लाल पीली गुलाबी जो लाइट आ रही है, ये जो आ रही है, आ कहां से रही है, ये मेरे लिए सच बताऊं गोविंद भाई, विपिन भाई, हिमांशु भाई, बड़ा मैजिकल था मेरे लिए। मतलब आप देखो कि 17 से 18 साल की उम्र में मैं सोचता था कैसे चमत्कृत कैसे हो रहा है। तो पता लगा कि नहीं, पीछे एक ऑपरेट रूम होता है और वहां से एक डिजाइनर होते हैं या ऑपरेटर होते हैं, वो इसको ऑन ऑफ करते रहते हैं। मैंने कहा यार ये तो बड़ा अद्भुत काम है यार, ये मेरे को, ये कैसे होगा, मेरे को तो छोड़ो या अभिनय वगैरह, तो मुझे तो इसमें ही करना है। तो मैं मतलब आप देखो कि मुझे मतलब ऑपरेट रूम तक जाने के लिए, सही बताऊं सही मायने में यूं जाने के लिए कदम ताल करना से मतलब नहीं था, लेकिन यूं जाने के लिए लगभग 8 से 10 साल लग गए थे। यानी कि उस ऑपरेट रूम की अगर मैं कहूं रंगमंच एक परिसर से और ऑपरेट रूम तक जाने में मुझे 8 साल तो लग गए थे। और चूंकि वो मेरा एक तरीके से उसी चिल्ड्रन थिएटर में मेरा काम ही होता रहा कि मैंने कहा मुझे एक्टिंग नहीं करनी, मुझे तो बैक स्टेज, और ये तो जो लाइट डिजाइनर आते थे हमारे कुलदीप माथुर जी आते थे जयपुर के, उनके साथ थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया। उसके बाद लेकिन फिर मैंने जयपुर के परम आदरणीय, और अब हालांकि वो इस दुनिया में नहीं है, हमारे स्वर्गीय संदीप मदान जी, और उनका काम देखा। फिर हमारे दिनेश प्रधान जी जो हैं वो भी बड़े अच्छे उम्दा, क्योंकि रामामूर्ति जी के वो स्टूडेंट थे, तो उनकी चीज को करते करते दिनेश भाई के साथ मैंने बहुत काम किया, उनके सहायक में बन के। फिर हमारे जयपुर के ही और राजस्थान विश्वविद्यालय में थे एनएसडी पास आउट डॉक्टर रवि चतुर्वेदी जी, उनकी कुछ शिक्षा दीक्षा लेकर मैंने मतलब लाइट डिजाइन या का धीरे धीरे अभ्यास करना शुरू किया। प्रभावित भी हुआ इन लोगों के काम से, खासतौर पे दिनेश भाई और संदीप भाई के काम से मैं बहुत प्रभावित भी हुआ। लेकिन धीरे धीरे फिर मैं जब दिल्ली की तरफ, जब टीआई में मैं जुड़ने लगा, तो उससे पहले मैं मतलब क्योंकि जुड़ा तो गौतम भट्टाचार्य बड़े अच्छे गुरु हैं, इन लोगों के से मैंने काम देखे तो उम्दा काम, मतलब कहां से क्या, मतलब मेहनत के साथ, और वो कहीं भी उनकी वो चीज नहीं कि कहीं भी मेटलिस्ट जो मेटेलिक चीज है उस पर काम, नेचुरल लाइट्स के साथ में वो आज भी, मतलब गौतम दा की खासियत है कि वो आज भी मतलब नेचुरल लाइट के साथ ही काम कर रहे हैं। और फिर एनएसडी में आदरणीय अशोक भगत सर, उनका, या सत्यव्रत राउत सर जिनके साथ मेरी पहली वर्कशॉप हुई जोधपुर में, तो उनके उसका काम देखा, उनका मतलब जबरदस्त काम उन लोगों का देखा मैंने, कैसे मतलब जुगाड़ से डिवाइसेस यूज करते हुए चीजों का काम किया जाता है इन लोगों से। लेकिन जब मैंने
मॉडर्न थिएटर का अवार्ड सेरेमनी देखा तो मैं परम आदरणीय आर के डिंगरा साहब से मैं बहुत प्रभावित हुआ। आर के डिंगरा साहब जी का भी काम मतलब उम्दा, मतलब जैसे कहना बड़े कूल। सब तो ये देखिए कि मैंने कई लाइट डिजाइनर देखे कि जो कि गर्म, एक तो होता है ना अपने कि आप गर्म स्वभाव के हैं, लाइट का भी ये नियम है कि ठंडा स्वभाव है लाइट का, कूल या जो है वार्म। तो आर के डिंगरा साहब का मैंने कूल स्वभाव देखा। लाइट में भी दो प्रकार होते हैं, कूल और वार्म। तो ऐसे ही आर के डिंगरा साहब का मैंने जब देखा इन सब के साथ में, तो मैंने गौतम दास से पूछा, मैंने कहा दादा ये जो है बड़े मतलब चूंकि पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन इनकी डिजाइनिंग जब उभर के आती है तो लगता है कौन है वो शख्स। तो मैं आर के डिंगरा साहब से बड़ा प्रभावित हुआ। और चूंकि हालांकि वो जो नई अत्याधुनिक लाइट्स थी उनके साथ भी वो काम किया करते हैं, लेकिन हाँ मुझे चूंकि डिजाइनिंग का जो परफेक्शन जिसे कहते हैं वो मैंने उनका देखा, या जो सिंक्रोनाइजेशन जो कहते हैं मैंने उनके काम में देखा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो ये कुछ चीजें हैं। लेकिन इसमें एक बात सही है जो विपिन भाई और हिमांशु भाई भी कह रहे हैं कि लाइट अगर आप करते हैं तो कहीं भी डायरेक्टर का या जो आपका मूल कथानक है या जो कहानीकार है या जो लेखक है, नाट्य रूपांतरणकार है, उसकी चीज को वो कहीं आपकी डिफोकस नहीं होनी चाहिए, ना आपके लाइट से, ना आपकी कॉस्ट्यूम से, ना आपके मेकअप से, ना आपके सेट से। मैं मैक्सिमम देखता हूं कि बहुत जनों का जो सेट है वो इतना हावी होता है कि एक्टर या जो नाटक का या प्रस्तुति का जो कथानक है वो दब जाता है। और मतलब वो जो चीजें हैं ना वो इतनी हावी हो जाती है, खासतौर पर सेट जो मैंने देखा है। और कई बार तो सेट का और कथानक का रिलेशन भी बहुत कम देखने को मिलता है। उसी में लाइट भी एक चीज है कि लाइट जो है वो हावी ना हो जाए एक्टर पर, या एक्टर जो है वो कम रोशनी में रहे। तो लाइट का मुझे लगता है वही मापदंड होना चाहिए कि एक सहायक अभिनेता की तरह। लाइट कभी भी मुख्य अभिनेता के तौर, फिर वो अलग चीज है कि अगर हमें लाइटिंग बेसिस, जैसे मॉडर्न अवार्ड्स की जब सेरेमनी होती थी, या और ऐसे कुछ चीजें जैसे साउंड एंड लाइट के जो शो हम काउंट करते हैं, या मैं खासतौर पे जब जीएलएफ में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की टेक्निकल टीम में मैं लाइट डिजाइन किया करता था, तो वहां पर कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए तो वो लाइट्स के ही शोज थे वो। लेकिन अमूमन अगर हम थिएटर लाइट्स की बात करें तो थिएटर में ज्यादातर आप देखेंगे या होना चाहिए कि आपका कथानक जो है वो ऊपर होना चाहिए, और सहायक जितनी भी एलाइड आर्ट्स हैं, एलाइड आर्ट्स जो है वो रियली वो एलाइड या सहायक में ही होनी चाहिए। वो एक बहुत जरूरी चीज है। तो ये खासतौर पे मैंने सत्यव्रत राउत जी की बात करी, या मैंने अशोक सागर भगत जी की बात करी, या गौतम दा की अगर मैं बात करूं, या इवन गोविंद भाई आप भी मतलब मैं देखता हूं, या हमारे मित्र मिलिंद भाई जो हैं, मिलिंद श्रीवास्तव उम्दा लाइट डिजाइनर है, संदीप दत्ता जी भी हैं। मैं जयपुर के हमारे संदीप मदान जी की या दिनेश प्रधान जी की बात करूं तो वो भी एक मतलब एक उम्दा लाइट डिजाइनर रहे अपने टाइम में। तो इनका काम ये रहा कि भाई लाइट एक एलाइड की तरह से हो, सहायक की तरह से हो, और उसकी मतलब बाकायदा उसकी एक डेफिनेशन है कि लाइट डिजाइन में ये कर रहा हूं, ये लाइट मैंने लगाई है, क्यों लगाई है। और कोई जरूरी नहीं कि आपके पास 50 लाइट्स हो, आपके पास अगर 10 लाइट, हमारे जयपुर में मिनी थिएटर है रविंद्र मंच का, बहुत अच्छा, वो कहता है कि साहब इसमें लाइट्स बहुत मुश्किल से कोई 15 एक लाइट है। मैंने कई शो उसमें मैंने देखा कि अरे हमने कुछ एक दो चीजें लगा के, और मैं उस स्टेज पर बड़ा एंजॉय करता हूँ लाइट डिजाइनिंग, क्योंकि कॉम्पैक्ट में इंटीमेट में लाइट डिजाइनिंग का उसमें बड़ा मजा भी आता है। कुछ एक लाइट लगा लीजिए, नहीं तो उसकी भी कई बार जरूरत नहीं होती है, और आपका नाटक उभर के आ जाता है और वो लाइट उसमें सहायक होती है। तो ये इस तरीके से लाइट की मुझे लगता है कि लाइट की महत्व भी बन जाता है। और वो जो भी विपिन भाई कह रहे थे कि कहीं भी ऐसा ना हो कि लाइट जो है आप पे हावी हो गई, या लाइट फिर वो लाइट ही लाइट दिख रही है, तो अमूमन हम उन्हीं पे चर्चा करते रहे, और एक्टर या कथानक आपका जो है नाट्य प्रस्तुति है या नृत्य है या कोई संगीत का कार्यक्रम है वो दबना नहीं चाहिए, बल्कि वो एक उभार में होना चाहिए। ये एलाइड उसमें या जो लाइट है वो एक सहायक के रूप में उसके साथ ट्रेवल करनी चाहिए। ये एक मुख्य पार्ट उसमें बन जाता है। बिल्कुल सही बात बताई किरण भाई। और मुझे तो बात के दौरान ये भी लगा कि हमें अपने जो सीनियर्स हैं जिनका नाम है, जैसे सुरेश भारद्वाज, आपने बहुत सारे लोगों के नाम बताए, उसमें सुरेश भारद्वाज जी हैं, भगत जी हैं, हाँ भारद्वाज सर जी, इन सब के काम ये साउथी भाई बहुत जरूरी है। हाँ इनके काम हाँ भारत में विदेश में जितने भी लाइट डिजाइनर जितना आप देख सकते हैं, जितना आप देखेंगे
उतना डिजाइनिंग का एलिमेंट्स और आपके अंदर आएगा और आप उतने रईस होते हैं, मतलब उतना आपका ज्ञान बढ़ता है। तो देखना भी बहुत जरूरी है सारे डिजाइनर्स के काम को। और मुझे लगता है बहुत समय हो चुका है, तो एक लास्ट प्रश्न करना चाहूंगा कि इस वर्ल्ड थिएटर डे पे आप सब लोग क्या कहना चाहेंगे कि जो एक्टर है वो किस तरह से लाइट टेक्निकल चीजों को समझे, या जो निर्देशक है उनको किस तरह से अपनी टेक्निकल चीजों को जानना जरूरी है, कितना जानना जरूरी है, कितने % तक जानना जरूरी है, या लाइट डिजाइनर है तो बहुत लोगों को मानना है ना कि मतलब लाइट करते करते सीखेंगे, उसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए क्या पढ़ना भी जरूरी है, पढ़ेंगे तो क्या फायदा होगा? तो मैं चाहूंगा आप सभी लोग उस पक्ष पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालें कि नए लोगों को समझ में आए कि किस तरह से वो अपनी फील्ड में, अगर वो एक्टर बनना चाहते हैं, निर्देशक बनना चाहते हैं, डिजाइनर बनना चाहते हैं, तो कैसे आगे बढ़े। विपिन, आप ही से शुरू करते हैं। गोविंद भाई, अभिनय के साथ साथ रंगमंच के या इस जो हमारी कला है इसके हर क्षेत्र को जानना बहुत जरूरी है, और लाइट को जानना तो बहुत जरूरी ही है आजकल के यंगस्टर्स के लिए, या जो भी नए अभिनेता आना चाहते हैं, नए जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं इस विधा को सीखने के लिए। मैं कुछ लोगों से बातचीत करता हूं तो वो कहते हैं कि लाइट की टेक्निकल भाषा को सीखने की क्या जरूरत है, क्योंकि हमें तो अभिनेता बनना है और हमें फिल्मों में जाना है। तो मैं उनसे यही कहता हूं कि ठीक है, तुम्हें फिल्मों में भी जाना है तो फिल्मों में भी एक लाइटिंग प्रक्रिया होती है। जब शॉट लगता है तो उसके लिए भी कई तरह की लाइटिंग जो है वो सेट की जाती है। जब तक तुम्हें लाइटिंग के बारे में अच्छे से पता नहीं होगा, या उसके बारे में ज्यादा नहीं तो बेसिक नॉलेज भी नहीं होगी कि वो किस तरह से लेंस जो है वो काम करते हैं, और किस एंगल पे तुम्हें जो है वो शॉट देना है, और कितना एक्सप्रेशन देना है उस लाइट के मुताबिक, कितना चेहरा तुम्हारा दिखेगा कितने उस लाइट में और कितने पे लाइट नहीं आ रही है, सब जानकारी तुम्हें होनी चाहिए। और उसके लिए लाइटिंग के टेक्निकल एस्पेक्ट को समझना जरूरी है। ये फर्क नहीं पड़ता है कि तुम रंगमंच में अभिनय कर रहे हो, या टीवी सीरियल में जा रहे हो, वेब सीरीज में जा रहे हो, या फिल्मों में जा रहे हो। उसके लिए लाइट की थोड़ी बहुत मालूमात करनी एक एक्टर के लिए जरूरी है। चाहे आपको लाइटिंग में आप अपना करियर नहीं बनाना है, लेकिन फिर भी आपको जो है वो उसके विषय को जानना जरूरी है, ताकि आप इतना जरूर जान सको कि आपको शॉट देते हुए या स्टेज पे काम करते हुए ये पता होना चाहिए कि कौन सी लाइट कहाँ से आ रही है, और आपको किस तरह से किस एंगल में खड़े होकर वो लाइट लेनी है, ताकि आपका चेहरा जो है वो कैमरे की तरफ या रंगमंच में दर्शकों की तरफ जो है वो विजिबल हो पाए, आपका एक्सप्रेशन जो है वो अच्छी तरह से दिख पाए। तो मुझे लगता है कि यंगस्टर्स को सिर्फ अभिनय पे फोकस नहीं करना चाहिए, उसके साथ साथ जो उसके तकनीकी पक्ष हैं, लाइटिंग हो गई, सेट डिजाइन हो गए, साउंड डिजाइन हो गई, कॉस्ट्यूम हो गया, जितने भी हमारी अभिनय को जो सपोर्टिंग चीजें उनके बारे में मालूमात करना आने वाले अभिनेताओं के लिए जरूरी है कि उसके बारे में वो अच्छे से ये थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी तो वो कम से कम रखें। यही मैं कहूंगा कि वो हर पक्ष की तरफ ध्यान दें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी। जैसे अभी लाइट चली गई है, आप किस तरह से मैनेज करके लाइट में हो, जिसकी वजह से प्रोग्राम चल पा रहा है। नहीं तो समझ जी दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, तो वो समझ होनी बहुत मेरा जरूरी है। सही बात है। मेरा सारा संघर्ष मेरा सारा संघर्ष इस वक्त मेरा सारा संघर्ष मेरा जी, सारा जी, जी। संघर्ष इस वक्त लाइट में रहने के लिए चल रहा है। लाइफ के जस्ट साथ कितना स्ट्रगल कर रहा है। गगन भाई, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छी बात है और आपने अच्छा सवाल है। मैं गोविंद भाई सॉरी, और यूं तो हिंदुस्तान के और बाहर के लाइट डिजाइनर के साथ में भी मैंने चूंकि काफी काम किया है, कर भी रहा हूँ, और लेकिन चूंकि एक दो नाम मैं चाहूंगा कि उनका भी ले लूं, क्योंकि मैंने उनके साथ भी कुछ काम किया है। इवन हमारे दौलत वैद जी, उनके साथ भी मैं काफी इन चीजों जुड़ चुका हूँ। राघव प्रकाश जी हैं, उनके काम से मैं प्रभावित हूँ। राघव भाई का भी अच्छा उम्दा काम है। ये दो नाम मैं थोड़ा सा, सुरेश भारद्वाज सर तो है ही। इसके अलावा जो आपने कहा कि एक बात है, जैसे चूंकि मेरे ख्याल से गोविंद भाई, हम तो आपको देख के आप
भी हमारे काफी बड़े गाइड हैं इस मामले में। मैं तो आपको भी, मैंने एक बार आपको, चूंकि आपने मेरा गपशप में इंटरव्यू आपने मेरा लिया था अभी 1.5-2 साल पहले, और मैंने एक बात कही थी कि मैंने खास तौर पे बैक लाइट्स का, गोविंद भाई, जब मैं आपका, इवन आपका भी जो 1.5 साल कोरोना से पहले मैंने शो देखा था वो वाला, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, जिसमें आपने बड़ा अच्छा सा वो अपना ऊपर सेट में कपड़े का इस्तेमाल करते हुए, मैं चूंकि आपको देखा करता था एनएसडी में, और आप जिस तरह से बैकलाइट्स का बड़ा प्रयोग कर कई बार, तो वो मैं आपसे बड़ा इस मामले में मैंने देखा सीखा है। मैं चूंकि कई बार खुद जब नाटक किसी भी निर्देशक के साथ जुड़ता हूं, इवन अभी 1.5-2 साल पहले एक रामायण से भी जयपुर में मैं जुड़ा, उसमें इवन अशोक राही सर हमारे, और इवन और भी कई डायरेक्टर्स के साथ में जब मैं काम करता हूं, तो मैं इवन यहां तक भी कहता हूं कि नहीं, मेरी लाइट्स ये ट्रेवल करेगी या फलाने एंगल तक आएगी, तो प्लीज आप एक्टर की पोजीशन यहां कर लीजिए, जिससे कि वो एक्टर का जो है कट ना जाए। इवन एक्टर को तो मैं रिहर्सल इसलिए भी डायरेक्टर से परमिशन लेके कि भाई मुझे थोड़ा सा ये दे दिया जाए कि ये एक्टर जो आपने ब्लॉकिंग करा दी ठीक है, लेकिन ये लाइट के हिसाब से भी थोड़ी ब्लॉकिंग हम चेंज करना चाहेंगे। तो भगवान की कृपा है, और डायरेक्टर का भी, निर्देशक लोगों का बड़ा आशीर्वाद होता है कि वो कहते हैं भाई ठीक है गगन, तुम्हें ऐसा कुछ करना है तो मैं एक्टर का, अमूमन नहीं तो ये बड़ा होता नहीं है, कई डायरेक्टर्स होता है जाते हैं, नहीं हमें नहीं मालूम है भाई, तुम्हें हमारे हिसाब से ही करना पड़ेगा। लेकिन मेरी लगभग हर डायरेक्टर बात मान लेते हैं, और मैं उन एक्टर्स को कहता हूं कि भाई ये देखो तुम्हारा ये एंगल है, और ये मैंने दूरदर्शन से सीखा है। इसमें एक बात और इंपॉर्टेंट, दूरदर्शन में क्योंकि मैं जुड़ा रहा रेगुलर, और दूरदर्शन की जो लाइटिंग होती है वो बड़ी स्पेसिफिक कमाल होती है ना। वहां वो शहरों के नाम से उन्होंने नाम रखे होते हैं, कानपुर 10, लखनऊ 25, जयपुर 17, इम्फाल 16, तो ऐसे अलग अलग शहरों के नाम से उन्होंने नाम रखे होते हैं। आप चाहे दिल्ली दूरदर्शन चले जाए, चाहे हमारे जयपुर दूरदर्शन, तो वो क्या है कि वो अच्छे एक्ट्रेस की एक्सरसाइज करा देते कि नहीं भाई तुम्हें इससे आगे नहीं बढ़ना, ये तुम्हारा एरिया है, इस सीमा तक रहना है, तुम्हें ऐसे देखना है, ऐसे प्रोफाइल बनाना है, ऐसे तुम्हें फ्रंट देना है, ऐसे बैक देना है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो वो चीज मैंने वहां कोशिश करी कि अप्लाई करूं कि भाई एक्टर तुम्हारी ये पोजीशन है, ये चीज है। तो ड्रामा वाले एक्टर को तो मैं लगभग, अगर मैं लाइट डिजाइनर किसी प्ले में हूं तो मैं कोशिश करता हूं ये चीजें करूं। दूसरा क्या है कि अमूमन ये चीज कम देखने में आती है जो अपने नृत्य वाले लोग हैं, खासतौर पे भरतनाट्यम के साथ में बड़ी चीजें होती हैं, क्योंकि वो कोई एरिया जैसे आपका जो बना रखा है, कई बार उस एरिया को क्रॉस कर जाता है। इवन हमारे कई कथक के, हमारे यहाँ रेखा ठाकर जी हैं, या हमारे यहाँ पे जो है मंजरी जी हैं, कई बार मैं उनसे भी कहता हूं कि भाई आप अपने जो नृत्य करने वाली जो कलाकार है उनको एक बार थोड़ा सा हम बताएं कि भाई इतने एंगल से लाइट देखें, या इतने एंगल से उसको लाइट कैसे लेनी है, लेंस की तरफ देखना, कितना नहीं देखना, ऐसे भी नहीं देखना कि पता बड़ा आंखें चुंदिया जाए। तो जयंत कस्तुआर साहब से इस बारे में मेरी बहुत बार बात हुई, जो संगीत नाटक अकेडमी के पूर्व सचिव रहे थे। ये तो वो कहते थे कि हमारे खासतौर पे कथक में जो है कलाकार, उनको लाइट लेना नहीं आता है, तो इस पर भी एक कार्यशाला कई बार बनती है। ड्रामा वाले लोग तो फिर भी थोड़ा सा कई बार कर लेते हैं, लेकिन ये जो कथक के या भरतनाट्यम के जो कलाकार हैं उनके साथ थोड़ा स्पेसिफिक ज्यादा काम करने की जरूरत होती है। तो वही हर चीज में है कि आपका जो कलाकार है वो लाइट कैसे ले, जिससे कि वो उसका जो या जो डायरेक्टर चाहता है, या जो उस चीज का कथ्य है वो प्रॉपर सिस्टम से जाए, लाइट के माध्यम से भी, क्योंकि कॉस्ट्यूम, मेकअप और म्यूजिक के माध्यम से तो चला जाता है, लेकिन वही लाइट के माध्यम से कोई चीज ऐसा ना हो कि वो चीज ना दिखे या कम दिखे, या लाइट डिजाइनर को सामना करना पड़ेगा अचानक, अरे ये मैं क्या करूं, कौन सी लाइट खोलूं, जिससे कि वो कलाकार दिख जाए। तो ये बहुत जरूरी पक्ष है। तो मैं ये सबके लिए जरूर कहना चाहूंगा कि हमें बेसिक, चाहे भले हमारे लाइट में इंटरेस्ट ना हो, लेकिन एटलीस्ट जो लाइट डिजाइनर ने या उस समय ऑपरेटर ने जो हमारे लिए तय किया है, हम उसका भी ध्यान रखें, जिससे हमारी कोई ब्लॉकिंग अटपटी ना लगे, या हमारे चीज को ना बदलते हुए वो चीज यथावत रहे और हमारी चीज सही तरह से दर्शकों तक पहुंच जाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। मेरी आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। बात बता जी, जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ हाँ, हिमांशु भाई अब आप बताएं कि मतलब आप कैसे सोचते हैं और क्या कहना चाहेंगे कि जो अभी आने वाले लोग हैं वो
कैसे सोचें, किस तरह से सोचें टेक्निकल चीजों को जी जब वो डायरेक्ट करें प्ले तो? जी गोविंद भाई, एक्चुअली एक शिक्षक होने के नाते तो आने वाली पीढ़ी और नए युवा से हम लोग जुड़े ही रहते हैं, और हम लोगों की फर्ज है उनके प्रति। तो मुझे यहाँ पर एक नाट्यशास्त्र की पंक्ति याद आ रही है। श्लोक है कि सर्वशास्त्रार्थ संपन्नम सर्वशिल्प प्रवर्तकम नाट्याखम पंचम वेदम इतिहासम करोम्यहम्। या एक और श्लोक होता है कि समस्त न तज्ज्ञानम न तत्शिल्पम न सा विद्या न सा कला नासो योगो न तत्कर्म नाट्यस्मिन् नियम दृश्यते। ऐसा कोई ज्ञान, ऐसा कोई कर्म, ऐसा कोई शिल्प, ऐसी कोई विधा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नाटक में समाहित ना हो। तो एक जो युवा कलाकार है वो जब रंगकर्मी बनता है या वो थिएटर की विधा में आता है तो कहीं ना कहीं अभिनय फिल्म से प्रभावित होकर आ जाता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी विशालता में वो जाता है उसको मालूम चलता है कि इसमें इतने विविध पक्ष है, निर्देशन भी है, लाइट डिजाइनिंग भी है, सेट डिजाइनिंग भी है, कॉस्ट्यूम भी है, मेकअप भी है, अलग अलग भाग है। लेकिन जब वो तैयार होके, चाहे वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पढ़ा हो, भारतीय नाट्य अकादमी से पढ़ा हो, या हमारे जैसे जो विश्वविद्यालय है जहाँ नाट्य एवं रंगमंच की पढ़ाई होती है, राजा मान सिंह को, वहां से पढ़ा हो, अल्टीमेट या तो वो फिल्म लाइन में जाएगा, तो विपिन भाई ने प्रकाश करा कि उसको लाइट की जरूरत पड़ेगी कैमरे के लिए, या फिर वो कहीं ने कहा कि वो थिएटर करेगा तो उसको लाइट के एंगल कैसे लेना है वो मालूम होना चाहिए। उसने ये निर्धारित किया कि मैं भाई अपने शहर में जाके रंगकर्म करूंगा। तो सबसे बड़ी समस्या यही आएगी, उसको अपने नाटक की लाइट डिजाइन करने वाला कोई नहीं मिलेगा, और वो दिल्ली से कोई बुलाएगा तो आना जाना नॉर्मल भी दोगे या मिनिमम 2000 पेमेंट भी दोगे, फिर भी 5-10 हजार का खर्चा है, इतने में तो पूरा नाटक का बजट है। तो किसी भी स्थिति में एक अभिनेता जब तैयार होता है तो उसके जितने पक्ष हैं, विशेष रूप से जो शहरी और ग्रामीण और छोटे शहरों में, कस्बों में जो नाटक कर रहे हैं, एक निर्देशक को लगभग रंगकर्म के सारे काम आने चाहिए, जिसमें लाइट डिजाइनिंग सबसे महत्वपूर्ण काम है। क्योंकि आप एक्टिंग से, एक्टर से एक्टिंग करवा लेंगे, आप डिजाइन कर लेंगे, आपने प्रोडक्शन कर लिया, लेकिन लास्ट मोमेंट में आपको कई ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कई बार मैंने भी की है कि लाइट डिजाइनर नहीं आ पाया, या वो कहीं और बुक है, या फिर आपको और कोई मिल ही नहीं रहा। अल्टीमेट एज एन एक्टर, एज एन डायरेक्टर आपको लाइट करना पड़ेगा। मेरा लाइट एंड साउंड का शो चल रहा था मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग का निशान राज, और उसमें ऐसी ऐसी समस्या हुई, जो मेरा छोटा भाई लाइट करता था, थोड़ी सी लाइट वाले तो आप समझते ही हैं, जो तो वहां पर लगाते हैं, सेटअप करते हैं, ये है वो है, कहीं ना कहीं आपको सामंजस्य बना के लास्ट मोमेंट पे ये डिसाइड हुआ कि वो मना कर दिया कि मैं लाइट नहीं करूंगा। अब मेरी ट्रेनिंग, मैंने लाइटिंग नहीं की कम से कम 15-20 साल से, मैं अपना नाटक कर रहा हूँ, डिजाइन करता हूँ, एक्ट कर रहा हूँ, लेकिन लास्ट मोमेंट पे मुझे बैठना पड़ा, और ईश्वर की कृपा से, गुरुओं के आशीर्वाद से बहुत अच्छी लाइटिंग है। वो लाइटिंग इसलिए अच्छी हुई क्योंकि मैंने ट्रेनिंग के दौरान वो लाइटिंग सीखी। तो कई बार एक विद्यार्थी होने के नाते, एक टीचर होने के नाते, एक स्टूडेंट होने के नाते, एक डायरेक्टर होने के नाते, एक्टर होने के नाते, हमें लाइट का ज्ञान, लाइट की महत्वता, लाइट की विशेषता, लाइट की प्रयोग धर्मिता, हम कैसे उसको प्रयोग करें, ये हमें आना ही चाहिए, भले ही चाहे हम उसका प्रायोगिक या व्यवहारिक और रोजगार रूप में उपयोग करें ना करें। एज एन एक्टर विपिन भाई को तो नई पीढ़ा है, नई पीढ़ी चली आ रही है, उनको लाइट लेने के तरीके, लाइट में नए नए परिवर्तन, लाइटों के परिवर्तन उनका ज्ञान आवश्यक है। एक डायरेक्टर होने के नाते मुझे मालूम होना चाहिए कि ये नाटक, लाइट तो भाई 5000 में काम करेगी, मैं 2000 में ये लाइट मंगवा के इसका जुगाड़ कर सकता हूँ। जैसे मैं अभी एक नाटक करता हूँ, महावीर चरितम, उसमें लक्ष्मण रेखा का वो मुझे एक दृश्य दिखाना है, वो मैंने देखा है रिहर्सल में। तो वो वायर आती है जो तुम शादियों में लपेटते हैं, उसको लेके हिलाते हैं, बिल्कुल एक दिन में पैदा होता है। तो कहीं से 350 की लाइट पड़ती है मुझे लगता है, और उसमें एक इफेक्ट आता है। तो कहीं ना कहीं एज ए डायरेक्टर, एज एन एक्टर, एज स्टूडेंट मुझे मालूम होना चाहिए क्या नए प्रयोग हो रहे हैं, क्या नई तकनीक है, क्या उसकी परंपरा है,
और एक एक रंगकर्मी का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, जहां तक मैं कहूँ, अभिनय अगर आत्मा है, भाव है, तो शरीर प्रकाश, क्योंकि उसके बिना वो चीज आप, जैसा गगन भाई ने प्रारंभ में ही कहा था कि आप बिना, जब तक आप दिख नहीं रहे तो कोई मतलब नहीं है। तो प्रकाश वही है कि जब तक आपको भाव नहीं दिखेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। इसी तरह से जो छोटे, क्योंकि मैं एक ग्वालियर में रंगमंच कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में हूँ, और जो हर शहर की समस्या है छोटे शहरों की, कि आपके पास स्पेस की प्रॉब्लम है, आपके पास रिहर्सल जगह की प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे जो ब्लैक बॉक्स थिएटर मैंने खुद बनाए हैं, एक अपनी डिपार्टमेंट बनाया है और अपने घर पर ही लगाया है जहाँ से। तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि किन लाइटों का प्रयोग करके, किन कम से कम लाइटों का प्रभाव से मैं एक अच्छे नाटक को पैदा कर सकता हूँ। यहाँ की उस ब्लैक बॉक्स में जो जिसको कहें कि साड़ी के उस शोरूम में जाते हैं ना, तो वो लाइटें लगी होती है, क्या बोलेगा उनको, उसका नाम याद नहीं आ रहा, उनसे भी बड़े अच्छे विजुअल और वो नाटक के प्रभाव पैदा हो जाते हैं। लाइट हाउस। यस, बिल्कुल भाई। तो इस ढंग से जैसा आपने कहा कि युवा पीढ़ी के लिए क्या है, प्रकाश को जानना, उसकी परंपरा को समझना, हमारे, और तपस्या को देखें तो बहुत कम कम लाइटों, पहले इतनी लाइटें नहीं थी, आज लाइटों का विकास बहुत ज्यादा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जो, क्योंकि असली रंगमंच ग्रामीण अंचलों में है, शहरों में है, जहाँ अभाव है, एक रंगकर्मी को जुगाड़ में और बहुत कम संसाधनों में कैसे प्रकाश का निर्माण कर सकता है, इन चीजों पर फोकस करना चाहिए। तो निश्चित रूप से अपने छोटे शहरों में असफल नहीं होगा, अच्छा रंगकर्म कर पाएगा, कम प्रकाश की चीजों में भी बहुत बेहतर नाटक दर्शकों को ले जा पाएगा। बिल्कुल सही बात है। और मैं ये भी बता दूं आप लोगों को कि मैं हिमांशु भाई की लाइट पे शोध कर रहा हूँ। हिमांशु भाई मेरे गाइड भी है लाइट पे। हिमांशु जी के निर्देशन में कोशिश हो रही थी कुछ काम कर पाए। ये मेरा भी सौभाग्य है कि इतने उत्कृष्ट स्कॉलर मुझे मिले हैं, ये मेरा भी सौभाग्य जी ना। तो लाइट को लेके उन्होंने मौका दिया है कि लाइट पे काम किया जाए, तो ये बहुत अच्छा है। और मुझे उम्मीद है कि ये वर्ल्ड थिएटर डे सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा और ढेर सारे काम लेके आएगा, ढेर सारे विचार लेके आएगा, ढेर सारी योजनाएं लेके आएगा, और हम सब मिलके बहुत सारे काम करेंगे। और यही उद्देश्य था मेरा कि हम सारे यंग लोग मिलके एक बातें करें, टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करें, क्योंकि भारत में टेक्नोलॉजी के ऊपर कम बातें होती है, उसको कम इम्पोर्टेंस दी जाती है, जब उसका इम्पोर्टेंस बहुत है लेकिन उसको वैल्यू कम दिया जाता है। बहुत बार तो पोस्टर में नाम भी नहीं आता लाइट डिजाइनर का, उसको लड़ना पड़ता है कि भाई मेरा भी नाम दे दो कि मैं भी कुछ काम करता हूँ नाटक में, है ना। तो उसको छोड़ दिया जाता है कहीं से, है ना। तो ये एक मकसद था कि लाइट एक अहम विषय है हर किसी के लिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू कि आप सारे लोग आए और वर्ल्ड थिएटर डे में हमने इतनी अच्छी बातें की, जिससे लोगों को भी बड़ा फायदा होगा, लोगों को भी इसमें कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा। तो हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। हैप्पी वर्ल्ड थिएटर डे, थैंक यू। एक गोविंद भाई जी हाँ, मैं ऐसे में, जैसे कि ये अच्छी बात है कि हमने बहुत सारी नई उस पर भी बात करी है, लेकिन मुझे लगता है नए साथियों को ये भी थोड़ा सा कि अजय मलकानी साहब की किताब है लाइटिंग को लेके, और खासतौर पे इवन और भी अपने इंडियन कॉन्टेस्ट में जीएन दास गुप्ता जी की किताब है उनको लेके, या हम जो पुराने प्रैक्टिशनर जो रहे हैं अवतार सानी जी से जो, या और भी इस तरह के हमारे आसपास भी और कई लोग हैं, तो मैं इनकी विचारधाराओं को भी जानने की जरूरत है। कोई जरूरी नहीं कि हम आज की मॉडर्न तकनीक को ही या मॉडर्न लाइट्स को ही, या कोई जनरली ये बड़ा एक अजीब सी बात है कि कोई बाहर से कोई एक इंसान आएगा और पता नहीं वो हमें क्या, जबकि हमारे आसपास बहुत सारी चीजें, इवन गोविंद भाई इसलिए मैं कह रहा हूँ आज आपने जो कलेक्शन दिया है, इवन मैं हिमांशु भाई से, इवन विपिन भाई से, तो हमें अपने आसपास झांकने की बहुत जरूरत है। मुझे लगता है ये चीज मैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि बजाय हम बहुत दूर देखने के बजाय हमारे आसपास अपने बहुत सारे लोग हैं जिनकी चीजों को हम अध्ययन कर सकते हैं, जिनको जान सकते हैं, और वो मुझे लगता है कि जो हमें इतने सारे चीजें इतने समय से जो प्रैक्टिशनर हैं उनके काम को हमें देखना चाहिए, जानना चाहिए। मुझे लगता है आपके इस प्रोग्राम का ये भी मकसद हो कि हम उन तक पहुंचे। बिल्कुल 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 जरूर, इसको यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू विपिन भाई, थैंक यू गगन जी, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू गगन भाई, थैंक यू। थैंक यू।
पापा जी